जो आप प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं ना, इससे मेरी नफरत कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। ऐसा लगता है या तो आपको मार दूं या खुद मर जाऊं। तो खुद को क्यों मारेगा? तुझे मारना है ना? मुझे मार मुझे मार। अच्छा हुआ रुद्र कि तुम्हारी माँ मर गई है, वरना वो जिंदा होती और ये देखती कि उन्होंने कैसे निकम्मे और कमजोर लड़के को जन्म दिया है ना, तो वो मर जाती। नायशा! लोड़ी लेके जाना, अरे उखली च दाना। हेलो अंकल जी। क्या हुआ अंकल जी? मत पूछ, मत पूछ। ये बहुत दुखद कहानी है। तू सुनेगा तेरा भी कलेजा फट जाएगा। तुझे समझ में नहीं आएगा कि इतना बड़ा सदमा मैं बर्दाश्त कैसे कर गया। पता कल क्या हुआ? कल मेरे 500 रुपए का नुकसान हो गया। क्या बात कर रहे हो अंकल जी? 500 रुपए का नुकसान? मेरा तो सच में कलेजा फट गया। लेकिन लेकिन इतना बड़ा नुकसान आपका हुआ कैसे? और इसकी पीछे भी एक बेशर्म कहानी है। पता है कल मुझे क्या लगा था कि लोहड़ी में सिर्फ हम घर के लोग ही होंगे साथ, पर एक बेशर्म बाहर वाला भी हमारे साथ जुड़ गया। बेशर्मी के साथ हमारे साथ डटा रहा। हमने भी शर्मा शर्मी में उसे कुछ नहीं कहा, उसे भी लोहड़ी देनी पड़ी। अब हुआ ना 500 रुपए का नुकसान। ठीक है अंकल जी, अगर आप मुझे बाहर वाला समझते हैं ना, तब से ये बाहर वाला कभी भी आपके सामने नहीं आया। मैं आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ के जा रहा हूं। जा तोड़ दे सारे रिश्ते नाते, और इस तरीके से तोड़ना कि दुनिया का कोई ग्लू जोड़ ना पाए। और कल को बेशर्मों की तरह वापस मत आना, अंकल जी गलती हो गई माफ करो, रिश्ते जोड़ लो। जा जा। नहीं अंकल जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? ठीक है अंकल जी, जब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं तो मेरा रुकने का क्या फायदा? मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा है? देखा, मुझे पता था आप मुझे ऐसे जाने नहीं दोगे। खुश होने की जरूरत नहीं है। 500 रुपए ला। 500 रुपए? 500 रुपए जी दे रहा हूं। मुझे भी किसी के पैसे रखने का कोई शौक नहीं है। ये मेरे पर्स में जितने भी हैं रखिए, ये भी। ये तो सिर्फ 263 रुपए हैं। बाकी आप बाद में ले लीजिएगा। मैं बाद में का झमेला नहीं रखता। चल निकाल बाकी। बाकी है नहीं अभी। कोई नहीं। तेरी टी शर्ट कितने की? ये 500 से ज्यादा की। पर अब तो सेकंड हैंड हो गई। चल 50 इसके। जीन्स कितने की है? ये 2000 की है। 100 रुपए इसके भी। हाँ घड़ी दिखा। घड़ी नहीं अंकल जी, घड़ी नहीं अंकल जी। आंटी जी। ये लो आस्था। क्या है करण? ये लड्डू? नहीं करण, मैं नहीं खाऊंगी। देखो मॉम का ऑर्डर है, खाना तो पड़ेगा ही। चलो अच्छे बच्चों की तरह मुंह खोलो खाओ। नहीं करण, ये लड्डू बहुत कड़वे हैं, मुझसे नहीं खाए जाएंगे, प्लीज ना। मुझे पता था, मॉम पहले ही कह रही थी कि तुम मना करोगे, लेकिन आस्था ये खाने से हमारे बेबी की हेल्थ अच्छी होगी। ओके चलो चलो। करण, आप नहीं जानते ये लड्डू नहीं है, ये कोई बॉम्ब है। इसे खाते ही ना हाथ पैर से सब हिलने लगता है। बहुत कड़वे। करण मुझे नहीं खाना। नहीं आस्था जिद नहीं करते। देखो ये खाने से ना हमारा बेबी खुशी खुशी अच्छे से हेल्दी वेल्दी पैदा होगा। अब चलो जिद नहीं करते, मुंह खोलो खाओ। गुड गर्ल। आपको हमारे बेबी की इतनी चिंता है ना करण, तो आप खा लीजिए ना ये लड्डू। आस्था मेरे खाने से क्या होगा? बेबी तो तुम्हारे पेट में है ना। अगर बेबी मेरे पेट में होता ना तो मैं एक नहीं 100 खा लेता। चलो अब जिद मत करो, जल्दी खाओ। कहना बहुत आसान है करण,
पर जिसके ऊपर बीतती है ना उसे ही समझ में आता है ये कितना कड़वा है। इतना भी कड़वा नहीं। चलो अब जल्दी से मुंह खोलो, खाओ। आपको लग रहा है मैं ऐसे ही कह रही हूँ? आप देखिए, थोड़ा खाकर देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं तुम्हें खा के दिखाता हूँ। कैसा लगा? ये तो बहुत टेस्टी है। टेस्टी है तो और खाइए फिर। नहीं, अब तुम खाओ। चलो। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ साफ बता रहे कितना टेस्टी लगा आपको। आस्था, अब और बहाने नहीं। चलो लड्डू खाओ और दूध पियो। बस थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ। हाँ, चलो अब दूध पियो। मम्मी जी ने कहा है कि दूध 10 मिनट बाद पीते हैं। करण, जानते हैं करण, जब एक औरत माँ बनने वाली होती है ना तो ये सब कुछ उसके लिए कितना मुश्किल होता है। क्या मुश्किल होता है? और तुम ये बार बार क्या कहती रहती हो कि एक औरत का दर्द औरत ही समझ सकती है। देखो, ये तो कुदरत का नियम है कि बच्चे को जन्म सिर्फ उसकी माँ ही दे सकती है, बाप नहीं। अगर बाप भी जन्म दे सकते होते तो दे देते। कितना आसान है ना? 1 मिनट, अभी आपकी टेस्ट लेती हूँ। आपको लगता है ना ये बहुत आसान है? चलिए खड़े हो जाइए। अरे क्यों? खड़े हो जाइए। ये लीजिए, 1 मिनट। ये डालिए, आस्था क्या कर रही हो? शर्ट में डालिए। ये है आपका बेबी। अब इसके साथ मुझे आप चल के दिखाइए, लेकिन ध्यान से, बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए। अरे अरे करण, क्या कर रहे हैं? बेबी को तकलीफ होगी, ध्यान से। चलिए। और आप अभी बैठ के दिखाइए। आज तब ये बहुत हो गया, बस कर। अरे बड़ी जल्दी हार मान ली आपने। आप तो कह रहे थे बहुत आसान है, और एक बार ट्राई करेंगे? नहीं बाबा, तुम जीती, मैं हारा। बस अब खुश? अच्छा आस्था, भले इस बच्चे को जन्म तुम दो, लेकिन तुम्हारे हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, बस ये लड्डू खाने के लिए मत बोलना प्लीज। आस्था, कैसी हो? और बताओ, उस बुढ़िया ने तुम्हें लोहड़ी पे क्या गिफ्ट दिया? नाइशा, मम्मी जी के बारे में तमीज से बात करो तुम। ओहो आस्था, तुम एक काम करो, आज से ना बुरा सुनना बंद ही कर दो। मैं जब भी बुढ़िया कहूँ ना, तो तुम समझो कि मैं कह रही हूँ बढ़िया। मैं तो बोलूंगी। अब देखो, कहने को तो लोहड़ी का त्योहार था, लेकिन मुझे गिफ्ट में क्या मिला? 300 रुपए की एक घटिया सी सस्ती सी साड़ी। ओहो, अब ये भी कोई गिफ्ट है देने का? अरे भाई, देना ही था तो सोने के बैंगल्स दे देते, डायमंड के नेकलेस दे देते। लेकिन नहीं, बुढ़िया ने सोचा जब सस्ते में काम चल रहा है तो खर्चा क्यों करना। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। खर्चा भी नहीं हुआ और बुढ़िया का बहू बनाने का सपना भी पूरा हो गया। अरे इतनी घटिया साड़ी है कि उससे तो मैं पोछा भी ना लगवाऊं। खैर, जो दिया सो दिया। लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई कि आखिरकार उस बुढ़िया ने मुझे अपनी बहू मान ही लिया। क्योंकि अगर बहू नहीं मानती तो इतना प्यार क्यों जताती? क्यों? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी नाइशा। अच्छी से अच्छी बात में भी बुरा ही ढूंढती रहोगी। मम्मी जी ने अगर तुम्हें गिफ्ट दी है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। पर छोड़, क्या फायदा? कोयले को अगर दूध से भी धो ना तो कोयला काला ही रहता है। गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती नाइशा। जो लोग गिफ्ट की कीमत देखते हैं उससे उनकी कीमत पता चलती है।
और ये मत समझना कि मम्मी जी ने तुम्हें गिफ्ट दी तो तुम इस घर की बहू बन गई। मम्मी जी ने तुम्हें गिफ्ट दी क्योंकि पापा जी ने उनसे कहा, और पापा जी ने उनसे इसीलिए कहा क्योंकि रुद्र को बुरा ना लगे। वैसे तुमने देखा रुद्र कितना खुश थे लोहड़ी में, कितना खुशी से लोहड़ी मना रहे थे, सबके साथ कितना डांस कर रहे थे, कितना खुश लग रहे थे। इसका मतलब जानती हो? ये तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है तुम्हारे पास। खून के रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, और वही ऊपर वाला रुद्र और पापा जी को मिला रहा है। और इससे पहले कि ऊपर वाले की लाठी तुम पर चले, तुम अपना बोरिया बिस्तर पैक करके इस घर से चली जाओ, क्योंकि बहुत जल्द रुद्र सारे गिले शिकवे भूलकर पापा जी को अपनाने वाले। और जिस दिन ऐसा हुआ तो तुम्हारा ये पत्नी बनने का नाटक खत्म। ये जो रुद्र के साथ लोहड़ी के इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी ना, ज्यादा दिन चक्कर नहीं लगा पाओगी तुम। चक्कर नहीं लगाती तो क्या करती? वहां ससुर जी सर्कस के रिंग मास्टर की तरह चिल्ला रहे थे, चक्कर लगाओ प्यार बढ़ाओ, आग के चारों तरफ चक्कर लगाने से शुभ होता है। अरे अगर इतना ही शुभ है तो इस घर में इतने सारे जानवर हैं, उनको दिखाए ना अपनी सर्कस गिरी। मेरा तो मन कर रहा था कि उसी आग में उनको मैं... इसके आगे एक शब्द नहीं नायशा। बिगड़े हुए जानवर को कैसे ठीक किया जाता है अच्छे से जानती हूँ मैं। फिलहाल मेरी एक सलाई काफी है तुम्हारी। अगर इज्जत से इस घर से विदा होना चाहते हो तो अपना सामान पैक करके खुद इस घर से चली जाओ, वरना जिस दरवाजे से रुद्र तुम्हें इतनी इज्जत के साथ इस घर में लेकर आए थे, उसी दरवाजे से बहुत जल्द तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। दरवाजे से तो आस्था वो तब निकालेगा जब उसका खुद का दिमाग का दरवाजा खुला होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैंने उसके दिमाग के दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा दिया और उसकी चाबी मेरे पास है। तुम अपनी चाबी ना अपने पास संभाल के रखना नायशा। रुद्र को जब बाहर निकलना होगा तो वो दरवाजा तोड़ के बाहर निकल आएंगे। प्यार में बहुत ताकत होती है नायशा। पापा जी के प्यार में रुद्र की नफरत आधी तो लगभग खत्म ही कर दी है, बची बाकी आधी वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तब तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हें ये भी समझ में नहीं आएगा कि बाहर निकलूं तो निकलूं कहां से। आशा, कहीं आस्था की कही हुई बात सच ना हो जाए। कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोच नायशा, सोच। कॉफी। अरे वाह निशान, थैंक यू। थैंक यू कैसा? तुम्हारे पापा जी ने इतने सारे पैसे दिए, अब मैं तुम पे ही खर्च करूंगा ना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे पापा के दिए हुए पैसे मैं खर्च तुम पे करूं कैसे? ऐसा क्यों बोल रहे हो यार निशान? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे पापा जी हमारा कितना ख्याल रखते हैं, कितने अच्छे हैं वो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है वो बुढ़ा। क्या क्या क्या? नहीं, तुमने कुछ कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ सुना निशान। वो शायद तुम्हारे कानों में ना कोई पुरानी रिकॉर्डिंग बज रही हो। अच्छा बेटा, मतलब मेरे कान अपने आप बजते हैं। देखो निशान, तुम्हें बहुत छूट दे रखी है मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस चीज का फायदा उठाओ। कोई अपने गर्लफ्रेंड से इस तरह से बात करता है? वेट वेट वेट, तो मुझे एक बात बताओ, तुमने कितने लोगों को गर्लफ्रेंड से बात करते हुए देखा है? बहुत सारे लोगों को देखा है। पैम, ये तो बहुत गलत बात है। कभी भी किसी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। और एक मिनट, तुम बातें सुनती हो? अच्छा, मतलब अब गलती तुम करो और गलत तुम मुझे ठहरा रहे हो। चलो ठीक है, ना तुम गलत और ना मैं। अब कॉफी पी ले। बेचारी कितनी देर से वेट करते करते ठंडी हो रही है, देखो। मुझे तो कोल्ड कॉफी पसंद है।
लेकिन मुझे तो हॉट कॉफी पसंद है ना, मुझे तो पीने दो। हाँ तो पियो। वैसे निशान, मैं एक बात पूछूं? तुमने शादी वादी के बारे में कुछ सोचा भी है या नहीं? सोचा है ना, बहुत कुछ सोचा है। क्या? यही कि शादी मतलब पैसों की बर्बादी। अच्छा, मतलब जो लोग शादी करते हैं वो अपने पैसों की बर्बादी करते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब हमारी शादी होगी तो हमारे भी पैसे बर्बाद होंगे? बिल्कुल नहीं, मैं शादी में एक पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि तुम शादी ही नहीं करना चाहते? करना चाहता हूँ लेकिन इस तरह से नहीं। तो फिर किस तरह से? भाग कर शादी करें, ना कोई मेहमान होंगे, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार। अच्छा, लेकिन भागोगे कैसे? तुम्हें भागना वागना आता भी है या नहीं? मैं तो ये जानता हूँ कि मैं तो बहुत तेज भागता हूँ, लेकिन अब तुम्हारे साथ कितनी तेजी से भागूंगा ये उस पर डिपेंड करता है ना कि तुम कितनी तेज भाग सकती हो। अच्छा, मेरे पापा जी के सामने जिस तरह से तुम्हारी घीघी बन जाती है ना, उस हिसाब से तो ये साबित होता है कि तुम भागोगे जरूर, लेकिन मेरे साथ नहीं, मुझसे दूर। जरा सोचो निशान, पापा जी ने मेरा हाथ पकड़ कर रखा है और वो तुम्हें धमकी दे रहे हैं कि मेरी बेटी से दूर रहो। उसके आसपास भी घूमे ना तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर तुम क्या करोगे? कैसे भगाओगे मुझे? पैम, जब भागने का टाइम आएगा तब देखेंगे ना, अभी इस पे सोच के क्या फायदा। नहीं, मुझे अभी जानना है, मुझे अभी बताओ कि तुम मुझे कैसे भगाओगे। अभी बताता हूँ। अब तुम्हारे पापा इतने बुरे विलन तो है नहीं कि तुम्हें तुम्हारा फोन तुम्हारे पास रखने देंगे। तो मैं एक काम करूंगा, मैं तुम्हारे घर के नीचे आ जाऊंगा और जोर से सीटी बजाऊंगा। तुम अपने खिड़की पे आ जाना और फिर किसी साड़ी या दुपट्टे की हेल्प से धीरे धीरे नीचे उतरना। और मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि आसपास हमें कोई और दूसरा देख ना पाए, कोई भी नहीं। और जैसे ही तुम धीरे धीरे नीचे उतरोगे, अचानक से वॉचमैन की आवाज आएगी और हम जल्दी से छुप जाएंगे। हम ऐसे कब तक छुपे हुए रहेंगे निशान? हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि कोई भी आवाज, कोई भी बाहर ना जाने पाए। फिर वॉचमैन के जाने के बाद हम धीरे धीरे दबे पैर आगे बढ़ेंगे, फिर भाग जाएंगे। फिर हम लोग शादी कर लेंगे। फिर फिर फोन। पापा जी, मुझे पता था कि इस बुड्ढे का फोन जरूर आएगा। मुझे ये भी पता था कि रोते हुए वापस चली जाएगी। अरे नहीं नहीं, मैं कोई रोते होते वापस नहीं जाने वाली हूँ। तुम कंटिन्यू करो, बताओ आगे क्या होगा। फिर 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 ये क्या है करण? ये रूम की क्या हालत बना के रखी है आपने? वायलिन कहाँ, उसका कवर कहाँ, गिटार का कवर कहाँ, वो बुक्स और माउथ ऑर्गन भी वहाँ। क्या करण, आप अपने म्यूजिक रूम में जाके प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? क्या है ना, मैं म्यूजिक रूम में जाता हूँ ना तो वहां पे ना तो मेरा गिटार मेरा कहना मानता है, ना मेरा वायलिन। मैं बजाना चाहता हूँ राग भैरवी और बजता है राग मल्हार। लेकिन यहाँ तुम्हारे सामने इनकी एक नहीं चलती। इन्हें समझ में आ जाता है कि हम एक नहीं 3 हैं और अपने आप से ही बजने लगते हैं। इसका मतलब आपने जो इतना बड़ा म्यूजिक स्टूडियो बनाया है वो आपके किसी काम का नहीं है ना? वो रूम मेरे इंस्ट्रूमेंट्स का रेस्ट रूम है। वहां मेरे इंस्ट्रूमेंट्स आराम करते हैं और एक दूसरे से शिकायतें करते रहते हैं।
कोई कहता है करण ने मुझे 5 घंटे बजाया, तो कोई कहता है करण ने मुझे 8 घंटे बजाया। कोई कुछ शिकायत करता है तो कोई कुछ शिकायत करता है। अब मैं वहां बैठ के इनकी शिकायतें सुनूंगा या म्यूजिक बनाऊंगा, तुम ही बताओ। चलिए, आपकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भाषा तो आप ही जाने। पर करण, आजकल मैं देख रही हूँ आपने बाहर आना जाना काफी कम कर दिया है। आपकी कोई मीटिंग्स नहीं होती अब? क्या करूं आस्था, आजकल घर से बाहर जाने का दिल ही नहीं करता। मन करता है कि बस तुम्हारे सामने बैठा रहो, तुम इसी तरह मुझसे सवाल करती रहो और मैं इसी तरह तुम्हें जवाब देता रहूं। बस करण, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेबी के पापा निकम्मे हों, काम के ना काज के, पहलवान सिर्फ बात के। बातों की पहलवानी ना बंद कीजिए और कुछ काम धंधा कीजिए। पापा बनने वाले हैं आप। तुम्हें पता भी है मैं कितना काम करता हूँ? अच्छा, मुझे तो कोई काम करते हुए नहीं दिखे आप। आस्था, जो महान लोग होते हैं ना, वो काम करते हुए दिखते नहीं। वो तो जो किस्मत वाले होते हैं ना, वो उनके काम को समझते हैं या उनके काम को देख पाते हैं। तो एक बात बताइए, आज कौन सा महान काम किया आपने? वैसे तुम पूछ रही हो तो बता देता हूँ। आज मैंने बहुत कुछ सोचा। सबसे पहली बात ये कि इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और दूसरी बात ये कि इतना भी नहीं करना चाहिए कि उसको आराम करने का मौका ही ना मिले, और तीसरी बात ये कि उसी इंसान को खूब सारा आराम भी करना चाहिए। ओह, तो आज आप दिन भर बैठे बैठे यही काम कर रहे थे? तुम्हें क्या लगता है सोचना कोई काम नहीं है? सोचना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। अरे भला कितने लोग होंगे जो मेरी तरह इतना अच्छा सोच पाते होंगे। ठीक है, मैं आपको आपका काम करने से तो नहीं रोकूंगी, आप सोचते रहिए, पर सोचने के साथ साथ अपनी ये सारी चीजें जगह पर रख दीजिए प्लीज। ये ना तुमने बहुत ही छोटी बात कर दी आस्था। अब तुम खुद ही सोचो, जिस इंसान ने महानता में पीएचडी हासिल कर रखी हो, वो ऐसे छोटे मोटे काम करता हुआ कैसा दिखेगा? कैसा भी दिखे, लेकिन करना तो पड़ेगा। अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगी? तुम्हारा बदला कभी पूरा नहीं होगा रुद्र, और अगर तुमने मेरे डैड के साथ कुछ भी गलत करने का सोचा भी ना, तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, मेरे डैड के ऊपर उठने वाली हर उंगली को तोड़ दूंगा मैं। बस बंद कर अपनी टर। ये बड़ा सा मुंह फाड़ लेने से मेढक मगरमच्छ नहीं बन जाता, समझा? तेरे जैसे लोग किसी की उंगली नहीं तोड़ पाते, उल्टा अपना हाथ तोड़वा लेते हैं।